वेलकम बैक दोस्तों। तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, मासायोगी की टीम ने 30वां फ्लोर क्लियर कर दिया था, जिसकी वजह से उसको काफी फेम मिलता है। वहीं दूसरी तरफ हम एक और टीम को देखते हैं और इस टीम का नाम है टीम ग्रीन फ्यूरी, जिन्होंने अपनी खतरनाक स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करते हुए 30वां फ्लोर क्लियर कर दिया था। पर इसकी वजह से रिमरू परेशान नहीं बल्कि खुश होने लगा, क्योंकि इनसे उन्हें काफी फायदा होगा और बाकी नॉर्मल एडवेंचर को भी मोटिवेशन मिलेगी। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर रिमरू डियाब्लो की इच्छा पूरी करने के लिए एक वेसल तैयार कर रहा था, लेकिन आधे रास्ते में उसको कहीं जाना पड़ा, क्योंकि उसको पता चल चुका था कि टीम ग्रीन फ्यूरी काफी तेजी से आगे बढ़ रही है और इस चीज का समाधान निकालने के लिए वो 60वें फ्लोर की तरफ चला जाता है, जहाँ पर उसने डंजन को काफी ज्यादा इवोल्व कर दिया, साथ ही व्हाइट नाइट को होली मैजिक भी सिखा दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिलियन उन दोनों की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद वापस आ चुकी है, पर वो उस पर काफी ज्यादा गुस्सा भी थी, क्योंकि उसके द्वारा दिए गए सारे के सारे ड्रैगन मारे जा चुके हैं। साथ ही साथ हमने एपिसोड के लास्ट में देखा था कि रिमरू 2 कोर का इस्तेमाल करते हुए अपने लिए मोस्टर बॉडी तैयार कर लेता है और वो चारों इस मोस्टर बॉडी का इस्तेमाल करते हुए एडवेंचरर्स को धोबी पछाड़ देने के लिए चली जाते हैं, पर वो एडवेंचरर्स ही उन पर भारी पड़ चुके हैं। अब आगे नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत किंगडम ऑफ सल्ट्रोजो का सीन दिखाते हुए होती है, जहाँ पर एक आउल उसी किंगडम की तरफ ही जा रहा था, यहाँ तक कि वो मारिया बेल के कमरे में घुसने के साथ अपनी जगह पर बैठ चुका। साथ ही साथ उसके पास एक मैसेज भी है और उस मैसेज को लेने के साथ मारिया बेल उसका शुक्रिया अदा करने के साथ बताना शुरू करती है, मैं मारिया बेल रोजो हूँ, मेरा जन्म सल्ट्रोसो की प्रिंसेस के रूप में हुआ था, वह छोटा सा नेशन जिसका वेस्टर्न नेशन पर कंट्रोल है। फिर वो उस कागज को जलाने के बाद कहने लगी, मैं लगभग 10 साल की और अब भी 10 साल की, साथ ही मेरा रिइंकार्नेशन हुआ था। अपनी पास्ट लाइफ में मैं एक अपर नोबल फैमिली की बेटी थी, टैलेंट, मेहनत, किस्मत सब कुछ मेरे साथ था और इससे पहले कि मुझे पता भी चल पाता कि मैं पर्दे के पीछे से पूरे यूरोप पर राज कर रही थी और इस बात की मैं एक लड़की थी। साथ ही साथ मेरी हैसियत पर कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए ये सब इस बात पर डिपेंड करता है कि आप चीजों को किस तरह करते हैं। वैसे मैंने पैसे के बहाव को काबू करने के लिए हर मुमकिन तरीके आजमाए और यहाँ तक कि जंग को भी अपने खेल में बस एक मोहरी की तरह इस्तेमाल किया, यहाँ तक कि मैंने अपनी खुशहाली हर तरह की किस्मत और बदतमीजी पर खड़ी की और इस वर्ल्ड में खुशी खुशी रही और फिर अपनी जिंदगी के आखिर तक पहुंच गई। जिसके बाद उसका रिइंकार्नेशन दूसरे वर्ल्ड में होता है, जहाँ पर एक बंदी उसकी माँ को बता रही थी, मैं एरियोला हूँ और आज से मैं प्रिंसेस की नर्स के रूप में सेवा करूंगी। साथ ही साथ आपसे मिलकर मुझे काफी खुशी हुई। उसकी ऐसी बातों को सुनकर उसकी मॉम काफी ज्यादा खुश होने के साथ कहने लगी, तो चलो मारिया बेल को भी हेलो कह दो। ये बात सुनकर एरियोला उसकी तरफ जाते हुए कहना शुरू करती है, हेलो प्रिंसेस, मुझे आपसे मिलकर काफी ऑनर महसूस हो रहा है। जब वो ऐसा कह रही थी तभी मारिया बेल अपनी आंखों का इस्तेमाल करते हुए उसे अपने कंट्रोल में कर लेती है। साथ ही साथ उसका डैड बताते कि तो आगे बढ़ो और उसे यहाँ से ले जाओ, वैसे मारिया बेल का अच्छे से ख्याल रखना। जिस पर एरियोला बोली, हाँ मैं उसके लिए अपनी जान दे सकती हूँ। इसी के साथ यहाँ से इनका टोकर बाहर की तरफ आ गया था, जिसके बैकग्राउंड में हमें मारिया बेल की आवाज आने लगी, मैं ग्रीड की यूनिक स्किल के साथ पैदा हुई थी। ये सब कह लेने के बाद उसकी मोम डैड उसको देखते हुए कहना शुरू करते हैं, देखो क्या वह प्यारी नहीं है। जिस पर उसके डैड बताते कि लेकिन वह कभी मुस्कुराती नहीं। अब ये सुनने के साथ उसकी मोम का कहना है, समय के साथ वह मुस्कुराने लगेगी, जिस पर उसके डैड भी एग्री थे। तभी मारिया बेल बैकग्राउंड में बताना शुरू करती है, जिस वर्ल्ड में मैंने रिइंकार्नेटेड लिया था वह उस वर्ल्ड से काफी अलग था जहाँ से मैं आई थी और वहाँ मैजिक और स्किल मौजूद थे। साथ ही साथ मेरी स्किल ग्रीड मुझे दूसरे लिविंग बीइंग के ग्रीड को कंट्रोल करने की पावर देती थी और मेरे टारगेट का ग्रीड जितना ज्यादा होगा उसे कंट्रोल करना उतना ही आसान हो जाता। मैं उन सब में सबसे पावरफुल के रूप में रिबॉर्न हुई थी। नेक्स्ट सीन में उसके डैड एक रूम को देखते हुए बता रहे थे, अरे वह तो लॉर्ड ग्रीनवे का कमरा है। वैसे हमारे लिए भी जो उनके डायरेक्ट डिसेंडेंट हैं उनसे मिलने की अपॉर्चुनिटी मिलना रेयर है। इस बात पर उसकी मॉम कह रही थी, क्या तुम उनसे मिलने के लिए इतनी ज्यादा क्यूरियस हो? जिस पर मारिया बेल इवल की तरह हंस रही थी। उसको यूं मुस्कुराता देखकर वो दोनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर मारिया बेल घूमते हुए कह रही थी, रोजो फैमिली के एंसेस्टर ग्रान विले रोजो एक मिलेनियम एगो, उन्होंने लोगों की प्रोटेक्ट हेतु आसपास के नेशन को एकजुट किया और एक फॉर्मर हीरो के रूप में वेस्टर्न काउंसिल को एस्टैब्लिश कर उसको लीड किया। ये सब कह लेने के बाद वो उसका गेट खोलने ही वाली थी, पर उसकी एकदम से हाथ कांपने लगे क्योंकि वो काफी ज्यादा नर्वस हो रही थी। लेकिन ग्राम विले को उसके वहाँ पर होने का एहसास हो चुका था, इसलिए वो उसको अंदर आने की परमिशन दे देते हैं। उनकी ऐसी बातों को सुनने के बाद मारिया बेल आखिर में उस गेट में एंटर करती है, जिसके एंटर करने के साथ ग्राम विले कहने लगे, तो तुम हो मारिया बेल? जिस पर एग्री करते हुए मारिया बेल का कहना है, ग्रैंडफादर आपसे मिलना मेरे लिए सम्मान की बात है। जबकि ग्रीन विले उसे सवाल करते हैं, तुमने मुझे कंट्रोल करने की कोशिश क्यों नहीं की? अब ये सुनने के साथ मारिया बेल सवाल करती है कि आपका कहने का क्या मतलब है? ये बात सुनकर ग्राम विले बताना शुरू करते हैं, नादानी का नाटक मत करो, तुम्हारे आसपास जितने भी लोग हैं वह पहले ही तुम्हारे मोहरे हैं, यहाँ तक कि तुम्हारे भाई बहन, तुम्हारी नर्स, तुम्हारे नौकर चाकर और तुम्हारे डैड, ये सब तुम्हारे एक इशारे पर हाजिर रहते हैं। उसकी ऐसी बातों को सुनकर मारिया बेल काफी ज्यादा घबरा चुकी थी, पर वो खुद को संभालते हुए कहने लगी, मैं दूसरों का ग्रीड देख सकती हूँ, साथ ही साथ मैं उन्हें साफ साफ देख सकती हूँ और उसे भड़का कर मैं उन्हें काबू कर सकती हूँ, पर तुम्हारे एम्बिशन किसी और से कहीं ज्यादा है। लेकिन मैंने फील किया कि तुम्हारे पास उसे कंट्रोल रखने की भी
विल पावर है, इसलिए मैंने अपने स्पेल का इस्तेमाल नहीं किया। उसकी इस बात पर ग्रामविले बताता है कि तुम इतना सब कुछ देख सकती हो छोटी लड़की, यानी मारियाबेल, आखिर तुम हो कौन? उसकी ऐसी बातों को सुनकर मारियाबेल काफी ज्यादा सीरियस होने के साथ कहने लगी, मैं हूँ ग्रीड ऑफ दी मारियाबेल। उसके ऐसा कहते ही वहाँ का माहौल कुछ देर के लिए शांत हो चुका था, पर एकदम से ग्रामविले हंसने के साथ कहने लगे, दिलचस्प, तुम मेरे सामने इतनी ईमानदारी से अपनी बात रखती हो कि अब तुम मुझे काफी पसंद आने लगी हो। इसके कुछ दिनों बाद ग्रामविले मारियाबेल को इस दुनिया के बारे में पूरी की पूरी डिटेल देना शुरू कर देते हैं। तभी बैकग्राउंड में मारियाबेल की आवाज आने लगी, मैंने अपने ग्रैंडफादर का भरोसा पूरी तरह से जीत लिया, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे वह सिखाया जो मुझे इस दुनिया के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। और ये सिलसिला ऐसे ही कुछ दिनों तक चलता रहा। फिर हम बालकनी का सीन देखते हैं जहाँ पर ग्रामविले मारियाबेल को उठाते हुए उसे बता रहे थे, मारियाबेल, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे एम्बिशन को आगे बढ़ाओ, और मेरी इच्छा है कि इस वर्ल्ड में शांति हो। इसी वजह से मेरे साथ आओ, हम मिलकर एक ऐसा वर्ल्ड बनाएंगे जहाँ रूसो फैमिली के रूल में सभी इंसान बराबर होंगे। जिस बात पर एग्री करते हुए मारियाबेल कहने लगी, और मैं एक दिन इस पूरी दुनिया पर भी रूल करूंगी। इसी के साथ यहाँ सीन कट होकर एक डंजन की तरफ आ जाता है जहाँ पर कुछ एडवेंचर सामने का नजारा देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान होने के साथ कह रहे थे, लगता है सामने तो कुछ है। फिर हम सामने की तरफ देखते हैं जहाँ पर वही तीनों खड़े थे, यहाँ तक कि रामरेस ने उन पर एकदम से अटैक कर दिया था। उसको इतनी तेजी से अपनी तरफ आता देखकर वो एडवेंचर्स काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ भाग रही रामरेस एकदम से फिसल कर वहीं पर गिर पड़ी। रामरेस की ऐसी हालत को देखने के बाद वेल्डोरा उस पर हंसने के साथ कहने लगा, मेरी फेडरल स्ट्राइक का स्वाद चखो। पर जब वो अटैक कर ही रहा था तभी उसकी सोड के सामने एकदम से मिलीन आ जाती है, जिसकी वजह से उसके दो टुकड़े हो चुके। पर वो एक स्लाइम होने की वजह से खुद को रिकवर काफी जल्दी कर लेती है। साथ ही वो कहीं काफी दर्द हुआ, पर तुम मेरे रास्ते में क्यों आ रहे हो? उसके सवाल का जवाब देते हुए वेल्डोरा बताना शुरू करता है, क्या बात कर रही हो, तुम ही तो जो न जाने कहां से टपक पड़ी और मेरे रास्ते में आ गई। फिर हम नीचे की तरफ आते हैं जहाँ पर रामरेस खुद को संभाल ही रही थी, लेकिन एकदम से उसका हाथ एक ट्रैप पर पड़ जाता है, जिसके बाद काफी सारी एरो सीधे उड़ते हुए उसके माथे में जा घुसी, जिसकी वजह से वेल्डोरा जोर जोर से चिल्ला रहा था। उसकी ऐसी हालत को देखने के बाद रिमरू पूछ रहा था, क्या तुम ठीक हो? और वहाँ के ऐसे नाटक को देखकर उन एडवेंचरर्स को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। उसी वक्त अचानक से उनमें से एक मेज अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए उन पर अटैक कर देता है, और ये अटैक सीधे जाकर रिमरू को लग चुका था। जो सब देखने के बाद वो बंदे कह रहे थे, ये लोग तो डरपोक हैं, चलो इनको मार गिराते हैं। ये सब कहने के बाद उन तीनों एडवेंचरर्स ने उन पर अटैक कर दिया था। उनको अपनी तरफ ऐसे आता देखकर उन तीनों की फटके चौसठ हो चुकी थी। यहाँ तक कि हमने पिछले एपिसोड के लास्ट में जो सीन देखा था उसी तरह इन तीनों की हालत हो चुकी थी। इसके बाद यहाँ सीन कट होकर रिमरू के मेंशन की तरफ आ जाता है, और वहीं पर रामरेस चिल्लाते हुए कह रही थी, यार वो लोग कितने घटिया थे, क्या उनमें तमीज नाम की कोई चीज नहीं है? अब ये सुनकर मिलिन अपनी भड़ास उस पर निकालते हुए बताते कि ये तुम्हारी गलती है कि तुमने बिना सोचे समझे उन पर हमला कर दिया। इसके लिए रामरेस उससे माफी मांगती है। फिर हम दूसरी तरफ वेल्डोरा को देखते हैं जिसकी हालत गली के कुत्ते से भी बेकार हो चुकी थी। यहाँ तक कि वो उन पर गुस्सा करते हुए कह रहा था, मुझे इस बात से कोई एतराज नहीं है कि तुम हमारे चार्ज कमांडर हो, लेकिन क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारी वजह से अभी अभी मुझे किन हालातों से गुजरना पड़ा? उसको यूं गुस्सा होता देखकर रामरेस अब उससे भी माफी मांगने लगी, पर मिलिन अब उस पर ही चिल्लाने लगती है, अगर हम यहाँ उंगली उठा रहे हैं तो तुम ही हो जिसने मुझे काट दिया था। वहाँ के झगड़ों को देखने के बाद रिमरू का कहना है, हाँ लेकिन मुझे लगता है कि आंख मूंद कर आगे बढ़ना एक बुरा आइडिया है। रिमरू की ऐसी बातों को सुनकर वेल्डोरा और रामरेस एक साथ कहे, इस रफ्तार से तो हम ग्रीन फ्यूरी का मुकाबला कर ही नहीं पाएंगे, अब हम क्या करें रिमरू? उन दोनों की ऐसी बातों को सुनने के बाद रिमरू बताना शुरू करता है, खैर हमारे अवतार अभी भी काफी कम लेवल वाले मोस्टर हैं, इसलिए मुझे लगता है कि हम ये काम कर सकते हैं। फिर यहाँ से निकट होकर ब्लैक स्मिथ प्लेस की तरफ आ जाता है जहाँ पर रिमरू आते के साथ कह रहा था, कुरोबे क्या तुम यहाँ पर हो? पर रिमरू को अपने सामने देखने के बाद वहाँ के सारे ब्लैक स्मिथ एकदम से उसके सामने खड़े होने के साथ उसको ग्रीट कर रहे थे। जो सुनकर रिमरू बताता है कि शुक्रिया करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, पर यहाँ पर पहले से भी ज्यादा लोग काम करने लगे हैं। फिर हम सामने की तरफ कुरोबे को देखते हैं जो अपने साथियों से कह रहा था, अगर तुम उनसे मिलकर खुश हो गए हो तो फटाफट से अपने काम पर लौट जाओ। अपने मास्टर की ऐसी बातों को सुनने के बाद वो सारे के सारे फटाफट से अपने काम पर लौट जाते हैं। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर एक डुवॉप्स रिमरू से कह रहा था, तो आज आप यहाँ पर क्या करने आए हैं? जिस पर रिमरू उसे कुछ दिखाते हुए बताना शुरू करता है, असल बात यह है कि हम थोड़ा और ज्यादा तैयार होना चाह रहे थे, जरा पहले इसे देखो। फिर वो उस ब्लैक कोर का इस्तेमाल करने के साथ वो चारों के चारों मोस्टर में बदल चुके थे, जिसको देखने के बाद कुरोबे कहा, ओए यो का चीज है, ये तो मैं पहली बार देख रिया, क्या तू जान रही है क्या है? जिस बात को समझते हुए वो डुवॉप बताना शुरू करता है, मैं समझ गया, तो आप मोस्टर के लिए एक गियर बनाना चाहते हैं है ना? जिस बात पर एग्री करते हुए रिमरू कहता है कि और हम चाहते हैं कि आप लोग इसमें कामयाब हो जाओ। उसकी इस बात पर कुरोबे बताता कि बिल्कुल हम आपके लिए सबसे बेहतरीन चीजें बनाएंगे जैसा आप चाहेंगे। और इस चीज को बनाने के लिए वो डुवॉप काफी ज्यादा क्यूरियस था। फिर हम इसके कुछ घंटों बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर रिमरू वापस से डंजन में आ चुका था, जहाँ पर रिमरू उन्हें समझाते हुए बताता है कि यहाँ हमें टीम वर्क की जरूरत है। साथ ही साथ रामरेस का बिना सोचे समझे आगे बढ़
जाना यह एक प्रॉब्लम है। लेकिन वेल्डोरा और मिलिन, तुम दोनों को यह याद रखना होगा कि हम एक टीम है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर वेल्डोरा अपना मुंह लटकाते हुए कहता है कि टीम वर्क है ना, मैं मानता हूँ कि मुझे इसका ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है, और इस बात से मिलिन भी एग्री थी। जो सुनने के बाद रिमरू बोलता है कि अकेले दम पर वे एडवेंचर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, खैर हमें तो ट्रेनिंग की जरूरत है, और जब तक हमारे गियर तैयार नहीं हो जाते तब तक चलो शुरुआती फ्लोर पर नए लोगों को ही निशाना बना लेते हैं। और इसी के साथ वो लोग उनको निशाना बनाने के बाद अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं, जहाँ पर वो लोग काफी तेजी से उन पर अटैक कर रहे थे, और वो लोग जितनी तेजी से अटैक नहीं कर रहे थे उससे ज्यादा बुरी तरह से वो मार खा रहे थे। लेकिन वो सब हार नहीं मानते। इसी के साथ वो अगले फ्लोर पर चले गए, जहाँ पर उन्होंने काफी बहादुरी के साथ सामना किया। लेकिन इतनी बहादुरी का क्या ही फायदा, वो फिर भी पिटते ही हैं। इतनी गंदी तरह से पिट लेने के बाद अब उनको अकल आ चुकी थी, इसलिए वो लोग अपनी अलग ही ट्रेनिंग करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर वेल्डोरा रिमरू को एक रस्सी की तरह इस्तेमाल करते हुए काफी ज्यादा भारी चीज को घसीट रहा होता है। यहाँ तक कि उसके ऊपर रामरिस भी बैठी हुई थी, और जब उन्होंने उस चीज को घसीटा तो रामरिस ऊपर से गिर जाती है। इसी के साथ वो लोग उस पर हंसने लगे। फिर हम इसके कुछ समय बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर वेल्डोरा ने अपने स्किल का इस्तेमाल करने के साथ एक एडवेंचरर को हरा दिया था, लेकिन उसका एक साथी रामरिस को उठाने के साथ सीधे वेल्डोरा पर पटक देता है, जिसकी वजह से वो फिर से हार गए। इसी वजह से उन लोगों ने फिर से अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी थी, जहाँ पर वो ट्रेनिंग का मजे ज्यादा कर रहे थे, और इसी मजे करने के चक्कर में वो गिर जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देख पाते हैं कि उनका टीम वर्क पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, जहाँ पर रिमरू खुद को इस्तेमाल करने के साथ उन एडवेंचरर को चारों तरफ से घेर चुका था। जिसके बाद वेल्डोरा, मिलिन, रामरिस, उन तीनों ने एक साथ मिलकर उनकी पूरी की पूरी टीम को निस्तानाबूद कर दिया, और ये पहली बार है कि जब उन लोगों ने एक पूरी टीम को हराया है, जिसकी वजह से अब उनको लगने लगा था कि हम पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। इसी वजह से वो अब चले जाते हैं एक बॉस का सामना करने के लिए, जहाँ पर उन लोगों ने अपने टीम वर्क का इस्तेमाल करने के साथ उस पर एक साथ अटैक कर दिया था, जहाँ पर रिमरू अपने एनर्जी बॉल का इस्तेमाल करते हुए उस स्पाइडर मकड़ी पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उसका कुछ देर के लिए ध्यान भटक चुका था। और इसी चीज का फायदा उठाते हुए रामरेश ने उस पर एक जोरदार अटैक चल दिया, जिसकी वजह से वो अपनी जान से हाथ धो बैठा। इतने पावरफुल मोस्टर को हराने के बाद रिमरू काफी ज्यादा खुश होने के साथ कह रहा था, अब हम इतने ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं कि अब हम बॉस मोस्टर को भी हरा सकते हैं। नेक्स्ट सीन में वो तीनों फ्लेक्स मारते हुए कह रहे थे, इसमें तो बड़ा मजा आ रहा है, यहाँ तक कि मैं सचमुच एक जीनियस हूँ, और ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे मैं काट ना सकूं। उन लोगों को इतना जोश में देख कर रिमरू उसमें और जोश डालते हुए कहता कि खैर तुम लोगों के लिए असली शो अभी बाकी है। फिर हम दूसरी तरफ मियोमाइल को देखते हैं, जहाँ पर वो अपने सामने इस अजीब से क्रिएचर को देखकर कह रहा था, क्या तुम ग्रेट रिमरू हो? पर मुझे लग नहीं रहा, वैसे क्या तुम सच में रिमरू हो? जिस पर एग्री करते हुए रिमरू बताना शुरू करता है, ओ मियोमाइल कौन, मुझे माफ करना कि मैं इस हाल में हूँ, वैसे क्या कोई बात है? ये बात सुनकर मियोमाइल कहता है कि ऐसा लगता है कि टीम ग्रीन फ्यूरी 49वें फ्लोर पर पहुंचने वाली है। अब ये सुनकर रिमरू पहले से भी ज्यादा हैरान हो जाता है, और उसके ऐसा कहते हैं यहाँ से इनका ठोकर 49वें फ्लोर की तरफ आ जाता है, जहाँ पर टीम ग्रीन फ्यूरी का सामना एक पाइथन से हो रहा था, जहाँ पर उस पाइथन ने काफी खतरनाक अटैक उस बंदे पर चल दिया था, लेकिन वो बंदा अपने शील्ड का इस्तेमाल करते हुए खुद को कवर कर लेता है, और इस चीज का फायदा उठाते हुए एक बंदे ने अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करने के साथ उस पर एक स्लैश अटैक कर दिया, और इस अटैक की वजह से वो पाइथन दर्द से कतराते हुए छटपटा रहा होता है। और इस नजारे को देखने के बाद रिमरू का कहना है, उनमें अभी भी वही समझदारी भरा कॉम्बैट का तरीका है। जिस बात पर एग्री करते हुए मियोमाइल बोला, तुम ठीक कह रहे हो, वे अपने खुद की बनावट को तोड़े बिना एनिमे के स्टेमिना को कुशलता पूर्वक कम कर देते हैं। ये सब जानने के बाद रिमरू अपने मन में कहा, वह मेरी सोच से कहीं ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो सकते हैं, काश मैं उनके लेवल को देख पाता। उसकी ऐसी बातों को सुनकर ग्रेट सेज बताना शुरू करती है, सजेशन रामरेश नाम की पर्सन से मेज क्राफ्ट में इंटरफेयर करने की परमिशन मिलने पर मैं ऐसा कर सकती हूँ। ये सब जानने के बाद रिमरू तुरंत रामरेश को बताता कि मैं तुम्हारे मेज क्राफ्ट में इंटरफेयर करना चाहता हूँ, क्या ये ठीक है? जिसके जवाब पर रामरेश बताते कि जरूर, लेकिन क्या तुम सच में ऐसा करना चाहते हो? और ये काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, जिस पर रिमरू फिर भी एग्री था। इसी के साथ रामरेश अपना हाथ रिमरू के माथे पर धर देती है, जिसके बाद ग्रेट सेज ने उसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करना शुरू कर दी थी, और ये सिलसिला ऐसे ही कुछ देर तक चलता रहा है। इसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि जहाँ पर ग्रेट सेज बोली, नोटिस टीम ग्रीन फ्यूरी का अप्रेजल पूरा हो चुका है। इसके कुछ देर बाद रामरेश उससे पूछने लगी, क्या तुम्हारा काम इतनी जल्दी खत्म हो गया? जो सुनकर वेल्डोरा हड़बड़ी में सवाल करता है कि क्या तुम्हें कुछ उनके बारे में पता चला? जिस पर एग्री करते हुए रिमरू का कहना है, ये वाला जो उनके लीडर है साथ ही ए रैंक से ऊपर है, और बाकी के भी कई ए रैंक के आसपास ही हैं। उसकी ऐसी बातों को सुनकर वहाँ के सारे एकदम से अमेज हो चुके थे, जबकि रिमरू अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि ईमानदारी से खेलने से काम नहीं चलेगा, और 49वां फ्लोर पूरी तरह से ट्रैप से भरा हुआ है। हमें फाइनल बैटल के ग्राउंड में उनका इंतजार करना होगा। ये अफसोस की बात है कि हमारा गियर अभी तक तैयार नहीं हो पाया है, और वहाँ का माहौल अभी निराशा से भरा ही हुआ था। तभी वहाँ पर वो दोनों शानदार एंट्री के साथ कहने लगे, तुम क्या बात कर रहे हो ग्रेट रिमरू? उनकी आवाजों को सुनकर रिमरू पीछे पलट कर देखता है, जिसको देखने के बाद उसको एक उम्मीद मिल चुकी थी, जबकि वो दोनों कह रहे थे अवतारों के लिए खास तौर पर बनाया गया गियर तैयार हो चुका है। इसके कुछ देर बाद हम रामरेश
का आर्मर देख पाते हैं जो एक हैवी लिविंग आर्मर है, साथ ही क्लास है ब्रजाकर। फिर यहाँ से मिलियन की तरफ आ जाता है जो एक स्लाइम है और उसकी क्लास है असासिन। दूसरी तरफ हम बेल्डोरा को देखते हैं जो एक स्केलेटन है, साथ ही उसकी क्लास है फाइटर। और आखिर में हमारे ग्रेट प्रोटैगोनिस्ट रिमरू की बारी आ गई थी जो एक शायद के साथ काफी ज्यादा कूल दिख रहा होता है और वो एक घोस्ट है, साथ ही उसकी क्लास है सोर्सरर। इसके बाद यहाँ से कट होकर 49 फ्लोर की तरफ आ गया था जहाँ पर टीम ग्रीन फ्यूरी आगे बढ़ रही थी। मुझे लगता है कि मेरे से एक मिस्टेक हो गई है, जहाँ पर उनके पाइथन से फाइट चल रही थी वो फ्लोर शायद 48 था। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर वो चल रहे थे वो जगह काफी ज्यादा चिपचिपी थी और उस चिपचिपी में से 3 क्रिएचर बाहर की तरफ आते हैं। यहाँ तक कि उन स्लाइम ने उनको दोनों तरफ से घेर लिया था जिसकी वजह से उनकी लीडर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और इससे बड़ी मुसीबत तो उनके ऊपर से टपक रही थी और वो चिपचिपी चीज उनके सारे के सारे वॉरियर में चिपक जाती है, जिसकी वजह से वो सारे के सारे लोग काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे। उनको यूं परेशान देखकर उनके लीडर कहने लगे स्लीपर बैरियर को तैयार करो। बैरियर को तैयार करने के बाद वो सारे के सारे एक साथ उन स्लाइम को काटते हुए आगे की तरफ जा रहे थे, क्योंकि अगर वो आगे बढ़ते नहीं रहेंगे तो स्लाइम की तादाद और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर वो लोग भागते भागते एक जगह पर आ चुके थे। तभी वहीं पर एक खड़ा बंदा अपने कैप्टन से कहता है कि कैप्टन आयन क्या आप ठीक हैं? जिस बात का जवाब देते हुए उसकी कैप्टन बताते कि मेरी हालत इससे ज्यादा खराब नहीं हो सकती, वैसे ये सारे के सारे ट्रैप काफी ज्यादा घटिया हैं। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर वो बंदा स्लाइम के एक ही अटैक में ढेर हो चुका, पर एक और पर्सन उसको देखने के साथ बताता है कि वह मर चुका है। यहाँ तक कि उसके गर्दन के पिछले हिस्से पर एक निशान है और जब वो ऐसा कह रहा था तभी वही निशान उसकी गर्दन पर भी पड़ जाता है, जिसकी वजह से वो भी वहीं पर ढेर हो चुका। उसी वक्त वो स्लाइम सामने की तरफ आते हुए कह रहे थे तुम लोग काफी ज्यादा सुस्त हो, जबकि आयन इस फ्लोर को अच्छे से समझने के बाद कहने लगी तो इस फ्लोर की थीम है स्लाइम। जब वो ऐसा बोली रही थी तभी अचानक से राम रेसाते के साथ अपने एक्स का इस्तेमाल करते हुए उन पर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक जोर का धमाका हो चुका था। पर इस धमाके की जिम्मेदार सिर्फ रामरी से नहीं थी बल्कि वेल्डोरा ने भी इसका पूरा पूरा साथ दिया था। वहीं पर खड़ी आयन काफी ज्यादा हैरान होने के साथ कह रही थी ये क्या बकवास है, अगर थीम है स्लाइम तो हम पर स्लाइम से अटैक करो ना। उसकी इस बात पर एग्री करते हुए घोष कहा तो फिर मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा और हाँ मैं एक भूत हूँ जो तुम सबको डराने के लिए नहीं बल्कि जान से मारने के लिए आया है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर आयन का कहना है मुझे नहीं पता कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, लेकिन ऐसा कुछ भी कोई भूत नहीं कर सकता। साथ ही साथ वहाँ की जगह शेक होने के साथ जमीन के अंदर से स्लाइम लिक्विड बाहर की तरफ आने लगा, जिसको देखने के साथ घोस्ट बताता कि इसके लिए मुझे माफ कर देना, लेकिन यह एक स्लाइम पूल है और मैं इस मौके का फायदा उठाकर कुछ आजमाना चाहता हूँ। वैसे मैं सोच रहा था कि अगर मेरा भरोसा खुद पर हो तो क्या मैं होली मैजिक का इस्तेमाल कर पाऊंगा। जो सब कहने के बाद वो घोस्ट होली रे का इस्तेमाल करते हुए सबके सब पर एक साथ अटैक कर देता है और उस अटैक की चपेट में उसकी लीडर के साथ साथ बाकी सब भी आ चुके थे, यहाँ तक कि उनके सीने में एक बड़ा सा छेद हो गया था और इसी के साथ वो सारे के सारे अपनी जान से हाथ धो बैठे। पर एमरू के ब्रेसलेट की वजह से वो लोग जहाँ से आए थे वहीं पर टेलीपोर्ट हो चुके थे। वैसे मेरे को इस ब्रेसलेट के बारे में बताने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि मुझे लगता है कि आपको इसके बारे में जरूर पता होगा। अगर कुछ बंदों को नहीं पता है तो मैं उसको क्लियर कर देता हूँ। जिस बंदे ने भी इस ब्रेसलेट को पहना होगा तो वो एक बार मरने पर फिर से दोबारा डंजन में आ सकता है। और हाँ, इसका आविष्कार सिर्फ रिमुरो ने ही किया था, यहाँ तक ये टेम्पेस्ट में काफी ज्यादा महंगे दाम पर मिलता है। यहाँ तक एक और बात क्लियर कर दूं कि ये ब्रेसलेट सिर्फ एक ही बार काम करता है। इसी के साथ यासीन कट होकर रिमुरो के मेंशन की तरफ आ गया था जहाँ पर वो लोग जश्न मना रहे थे। वहीं दूसरी तरफ खड़ा रिमुरो कुछ सोचते हुए कहता है अच्छा तो गोड्स की पावर को उधार लेने का यही मतलब है। साथ ही साथ यूजर्स को वो खास चीजें देने के बजाय जिनकी वो डिमांड करते हैं और तो और गोड खुद ही सारी कैलकुलेशन भी करते हैं। इतना ही नहीं बल्कि उन सभी होली मैजिक के ब्रेन का इस्तेमाल करके कोई गोड अपनी कैलकुलेशन की रेंज को और भी ज्यादा बढ़ा सकता है। रेमरू को इतनी सोच में डूबा देखकर वेल्डोरा सामने की तरफ आते हुए बोला अरे रेमरू अपने ख्यालों में मत खो जाओ, तुम्हें पता है ना हम जीत गए हैं इसलिए मजे करो। जिस पर एग्री करते हुए रेमरू ऐसा ही करता है। साथ ही वो अपने मन में कहने लगा सच तो यह है कि मैं बस उस डंजन का मजा लेना चाहता था जिसे हम सबने मिलकर बनाया था, लेकिन यह बात मैं अपने तक ही रखूंगा और टीम ग्रीन फ्यूरी उसको आखिरकार कौन सा नोबल पैसे दे रहा है। इसी के साथ यहाँ सीन कट होकर टीम ग्रीन फ्यूरी की तरफ आ गया था जहाँ पर आया निराश होते हुए कह रही थी धिक्कार है हम इतनी दूर आने के बाद भी हार गए। और जब वो ऐसा कह रही थी तभी वहाँ पर एक बंदा आते के साथ उसे समझाता है कि हमारे पास टाइम खत्म हो गया है और यहाँ पर रुकने के लिए यह एक अच्छा मौका था। जो सुनने के बाद उनकी लीडर कहने लगे खैर हमें वापस बुला लिया गया है जिसकी वजह से हमें वापस जाना पड़ेगा। ये सब बताने के बाद वो सारे के सारे वापस जाने लगे। फिर हम सामने की तरफ देखते हैं जहाँ पर मियो माइल उन पर नजर रख रहा था। इसी के साथ यहाँ सीन कट होकर एक अलग ही किंगडम की तरफ आ गया था जहाँ पर एक बंदा कह रहा होता है डेमन लॉर्ड रिमरू को हमारे प्लान के बारे में पता चल गया है। जिस बात पर एग्री करते हुए वो दूसरा बंदा बताता कि गिल्ड में इन्वेस्ट करने वाले के तौर पर मुझे बेहतर खराब की उम्मीद थी। गिल्ड मास्टर यूकी काजुराजा का उसके लिए यूकी उससे माफी मांगने के साथ कहता कि मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ, हालांकि मैंने कोई भी सबूत नहीं छोड़ा। उसकी इस बात पर वो बंदा बताता कि तो फिर ऐसे में तुम अपनी एलोक्वेंस का इस्तेमाल करके इस मुसीबत से बाहर क्यों नहीं निकल आते। वैसे भी लॉर्ड ग्रामविले ने कहा है कि डीमन लॉर्ड
रीमरू उनके रास्ते में आ रहा है। क्या तुमको लगता है कि तुम उन्हें हरा सकते हो? जिस बात का जवाब देते हुए यूकी बताता है कि खैर उसके साइड में खुद स्टॉर्म ड्रैगन है, कोई भी नॉर्मल इंसान उसके सामने टिक नहीं सकता। जब वह ऐसा कह रहा था तभी मारिया बेल जोर से गेट बंद करने के साथ कही, मुझे साफ जवाब चाहिए। मारिया बेल को अपने सामने देखने के बाद वो बंदा बोला कि अरे मारिया बेल, वैसे लॉर्ड ग्रामविले कहाँ है? जिस पर मारिया बेल अपनी जगह पर बैठने के साथ बताना शुरू करती है, आज मैं यहाँ पर अकेली आई हूँ, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि मेरे सवाल का जवाब दो। अगर तुम इसे पूरे सीरियसली से लेते तो क्या तुम डीमन लॉर्ड रीमरू को हरा पाते? इस बात पर यूकी कह रहा था, हिनाटा भी यह नहीं कर पाई, इसलिए मुझे लगता है कि फाइट में मुझे उसके सामने मुश्किल होगी। हालांकि यह सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। ये बात सुनकर मारिया बेल कहती कि क्या तुम्हारा मतलब है कि अगर हम डीमन लॉर्ड रीमरू को अकेला छोड़ दे और उसे सोसाइटी से अलग कर दे? पर यहाँ रियल प्रॉब्लम है स्टॉर्म ड्रैगन। झाड़ियों में हाथ डालकर सांप को बाहर निकालना बेवकूफी होगी। हम कोशिश कर सकते हैं कि इससे पहले कि टेम्पेस्ट की वैल्यू बढ़ जाए और वह एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाए, हम उसे अपनी साइड में कर लें। वैसे भी डीमन लॉर्ड रीमरू तो इंसानों के साथ मिलकर रहना चाहता है ना। उसकी ऐसी बातों को सुनकर यूकी कहता है, क्या तुम जानती हो उसे ह्यूमन सोसाइटी को लेकर एक खास सोच है। वह यह क्लियर कर देना चाहता है कि टेम्पेस्ट सिक्योर है क्योंकि वहाँ ह्यूमन रूल को फॉलो किया जाता है। अब ये सुनकर वो काफी सोच में पड़ चुकी थी, लेकिन वो एकदम से ईवल की तरह हंसने के साथ कहने लगी, तब मैं उसकी इच्छा पूरी कर दूंगी और उसे अपने ग्रीड के रंग में रंग दूंगी। यहाँ तक कि वो अपने मन में बोली, मेरी यूनिक स्किल ग्रीड की मदद से मैं किसी के भी ग्रीड में इंटरफेयर कर सकती हूँ और उसका इस्तेमाल करके उन्हें अपने कंट्रोल में कर सकती हूँ और लगातार बातचीत के जरिए मैं धीरे धीरे उनका ब्रेन वॉश कर सकती हूँ या फिर तेजी से अपना ग्रीड उनके अंदर डालकर उनके अहंकार को तोड़ सकती हूँ और उन्हें अपनी कठपुतली बना सकती हूँ। लेकिन लोगों पर काफी ज्यादा जोर जबरदस्ती से राज करने में खतरा भी है। अगर मेरा सामना किसी ताकतवर इंसान से होता है तो मेरे उन पर काबू पाने से पहले ही उन्हें मेरी चाल समझ में आ सकती है। इसी वजह से मुझे डीमन लॉर्ड रीमरू को सेफ्टी रूप से कंट्रोल करने का कोई तरीका ढूंढना होगा। यहाँ तक कि इसका पता लगाने के लिए मैं कई अलग अलग तरीके आजमाऊंगी। अगर सबसे बुरा भी हुआ तो मेरे पास एक ट्रम्प कार्ड है। उसकी बातों को अच्छे से समझने के बाद वो बंदा बोला कि ये कितना डरावना है। वैसे क्या एक डीमन लॉर्ड को कंट्रोल करने का यही तरीका है? जिस बात पर एग्री करते हुए मारिया बेल का कहना है, लेकिन जिन लोगों को मैं कंट्रोल करती हूँ वे काफी खुश हैं और यूकी के साथ भी ये बात है। यूकी के एम्बिशन काफी बड़े हैं और उसे इस एम्बिशन ने अभी तक इसलिए नहीं कुचला है क्योंकि मैं उसे कंट्रोल कर रही हूँ। वह झूठ नहीं बोल सकता और वह मेरी बात नहीं टाल सकता। यहाँ तक कि जब मैं ठीक उसके सामने उसे कंट्रोल करने की बात करती हूँ तब भी उसे मुझ पर जरा भी शक नहीं होता क्योंकि मेरा कंट्रोल एकदम बेदाग है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर वो बंदा एकदम हैरान हो चुका था। यहाँ तक कि मारिया बेल अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कहती है, मैं डीमन लॉर्ड के लिए एक इनविटेशन लिखूंगी और मैं उन्हें काउंसिल में इनवाइट करूंगी और उनके रिस्पॉन्स का अंदाजा लगाऊंगी। अब यूकी उसके कंट्रोल में पूरी तरह से आ चुका है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर मारिया बेल कह रही थी सफाई लगभग पूरी हो चुकी है। इसी के साथ यहाँ से इनकट होकर टेम्पेस्ट सिटी की तरफ आ जाता है जहाँ पर वही बंदा खुद को समझाते हुए कह रहा था, मैंने सब कुछ खो दिया। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मैंने डीमन लॉर्ड रीमरू को कम आंका। इसी वजह से मैं फिर से शुरुआत करूंगा एक ऐसी शांति जगह पर जहाँ पर पैसे की कोई अहमियत नहीं है। इसी के साथ उसने रीमरू का पूरा साथ देने के लिए कसम खा ली थी, लेकिन अचानक से एक बुलेट उसके सीधे माथे में जा घुसी। अब ये देखने के साथ सुई काफी ज्यादा हैरान हो चुका था, यहाँ तक कि वो उस लोकेशन की तरफ देखने लगा जहाँ से फायरिंग हुई थी। वहीं दूसरी तरफ हम उसी पर्सन को देखते हैं जिसका काम पूरी तरह से तमाम हो चुका था और अब जितने भी एपिसोड आने वाले हैं वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो कौन कौन आगे के एपिसोड के लिए तैयार है कमेंट में जरूर बता देना। तो फिर मिलते हैं, सायोनारा।